हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने प्यारे से चैनल यूनिक फिजिक्स क्लासेस बाय टिम्सी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में हमने लास्ट लेक्चर में टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन डिस्कस की थी और आज हम पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन की श्रोडिंगर इक्वेशन की जनरल प्रॉपर्टीज क्या है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन and physical meaning of psi and probability current density। ये तीन टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। पहले वाले दो तो बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कह लो इसको, प्रैक्टा घनत्व। श्रोडिंगर की जनरल प्रॉपर्टीज क्या है जो हमने श्रोडिंगर इक्वेशन निकाली थी। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन हमने पढ़ी। श्रोडिंगर इक्वेशन वास्तव में है क्या। अगर हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस माने तो वो ये कहता है हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। ठीक है, तो जो पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड है, श्रोडिंगर ने उस वेव को डिस्क्राइब करने के लिए जो वेव फंक्शन माना वो साई था और उसी के डिस्क्रिप्शन के लिए इक्वेशन दी थी जो कहलाती है श्रोडिंगर इक्वेशन, जो इस वेव की प्रॉपर्टीज को ही बताती है। ठीक है, तो जनरल प्रॉपर्टीज क्या है श्रोडिंगर इक्वेशन की। अब श्रोडिंगर इक्वेशन की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि श्रोडिंगर इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होने के कारण फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी आती है कि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि प्रथम कोटि की अवकलन समीकरण है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये प्रथम कोटि की अवकल समीकरण है। इस कारण से यदि किसी टाइम t इक्वल्स टू 0 पर, यदि किस टाइम t इक्वल्स टू 0 पर हम साई लिखें, साई आर 0, और फर्दर कोई टाइम t है तो हम साई आर टी, यानी कि t टाइम पर हम वेव फंक्शन की डायनेमिक स्टेट यानी गतिक अवस्था को प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रथम कोटि की अवकलन समीकरण है। ठीक है, तो आपको पता है कि इसको आगे सोल्व करोगे तो आपको t की साई का जो फंक्शन है वो फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज आती है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी यही है कि प्रथम कोटि की अवकल समीकरण है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि साई जो है श्रोडिंगर जो समीकरण है वहां पे साई लीनियर फंक्शन होगा, यानी रेखीय फलन होगा। साई रेखीय फलन होने के कारण, अब साई रेखीय फलन है ये हम कैसे बताते हैं, क्योंकि जो श्रोडिंगर समीकरण आई है वो साई में लीनियर ही है, हमें वहां कोई भी साई स्क्वायर का पद नहीं मिला, जो उसका डेरिवेटिव है उसके भी स्क्वायर का पद नहीं मिला। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है कि रेखीय समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें या तो साई यूज हुआ है या फिर साई का डेरिवेटिव यूज हुआ है, डेल साई बाय डेल एक्स या डेल साई बाय डेल टी। तो कहीं भी साई स्क्वायर और डेल साई बाय डेल एक्स का स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए साई क्या है, रेखीय समीकरण। आपको इतना ध्यान रखना है प्रॉपर्टीज में कि ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये लीनियर फंक्शन है। ठीक है, यानी कि लीनियर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो वेव फंक्शन हमने साई मानना है। इसके बाद वाला माइंड में हो तो ठीक है, अदरवाइज आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो रेखीय फलन होने के कारण साई को हम ऐसे मान लो कि श्रोडिंगर समीकरण के हल में हमें दो फंक्शन मिले, साई 1 और साई 2, तो हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो साई कैन बी रिटन एज a1 साई 1 प्लस में a2 साई 2, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या आती है, थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग साई एक, यहाँ पे जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो एक होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होती है, जो कि समांगी समीकरण होंगी। अब समांगी समीकरण क्या होती है, समांगी होने के कारण, होमोजीनियस इक्वेशन के कारण अगर मैं डी वी साई स्क्वायर आर टी निकालूं तो इसकी वैल्यू है वो कांस्टेंट आती है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है। इट मींस ये होमोजीनियस इक्वेशन है, इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी नियत रहेगी। ये जो टाइम है, ये जो इक्वेशन है उसको समय के साथ परिवर्तित नहीं होगी। ये इसकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी होती है, यानी इसकी पर सामान्यीकरण जो प्रतिबंध है
वो भी समय पर निर्भर नहीं करता, नियत होता है। ठीक है, ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये होती है कि ये प्लेन वेव फंक्शन भी श्रोडिंगर इक्वेशन का ही एक हल है। अगर मैं समतल तरंग फलन की बात करूं तो वो भी श्रोडिंगर समीकरण का ही एक हल है। और जो प्लेन वेव फंक्शन होती है, अगर समतल तरंग फलनों से अध्यारोपण कर हम एक तरंग पैकेट का भी निर्माण कर सकते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि तरंग पैकेट भी श्रोडिंगर समीकरण के संभावित हल होंगे। तो इसकी चार प्रॉपर्टी है। पहली तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड कि जो साई है वो लीनियर फंक्शन होगा, यानी इक्वेशन है वो लीनियरिटी को रिप्रेजेंट करती है। थर्ड इज द होमोजीनियस है, होमोजीनियस होने के कारण इसके जो साई स्क्वायर डीवी है वो कांस्टेंट आता है, यानी इसका जो नॉर्मलाइजेशन है वो नियत होगा, समय पर निर्भर नहीं करेगा। फोर्थ, ये समतल तरंग फलन है वो भी साई के संभावित यानी श्रोडिंगर इक्वेशन के हल होंगे। और समतल तरंग फलनों को अगर अध्यारोपण करें तो एक गॉसियन पैकेट का निर्माण होता है, इसलिए हम ये कहेंगे कि समतल तरंग पैकेट भी श्रोडिंगर समीकरण के संभावित हल होते हैं। ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन की जनरल प्रॉपर्टीज ज्यादा नहीं पूछी जाती, ठीक है, लेकिन फिर भी इसे माइंड में रखना। जो क्वेश्चन आता है मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आता है कि फिजिकल मीनिंग ऑफ द साई, साई का भौतिक अर्थ क्या है, उस पे क्वेश्चन बनता है। जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल है, कुछ भी नहीं है, 4-5 पॉइंट्स ही हैं। फिजिकल मीनिंग ऑफ साई, खुद का कोई भी मीनिंग नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि साई एक वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी वेव को डिस्क्राइब करने के लिए हमने फंक्शन लिखा, तो साई की इक्वेशन क्या आती है, ए ई रेज टू आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसी फॉर्मेट में लिखते हैं हम इस इक्वेशन को। अब यहाँ देखो कि आयोटा वाली टर्म्स आ रही हैं, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट भी है, तो इसलिए साई को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। हम डिस्क्राइब करते हैं साई साई स्टार को। साई साई स्टार क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी कि प्रायिकता घनत्व, प्रायिकता घनत्व, जिसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो साई साई स्टार क्या होगा, साई साई स्टार करोगे तो यहाँ पे साई स्टार लोगे तो ई की माइनस आयोटा हो जाएगा, इससे ई वाली टर्म खत्म ही हो जाएगी। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करती हूँ तो एक रियल वैल्यू आएगी, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि साई है, साई में इमेजिनरी पार्ट है, साई का खुद का कोई मीनिंग नहीं होता। अगर मुझे साई को डिस्क्राइब करना है तो मुझे साई साई स्टार को डिस्क्राइब करना होगा, जहाँ पे साई साई स्टार प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसे मोड ऑफ साई आर टी का होल स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कहलाती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसी का यूज करते हुए जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लिखते हैं हम, वो क्या आती है, साई साई स्टार डीवी। डीवी लिख लो, डीवी का मतलब एक्स वाई डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। साई साई स्टार डीवी, इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट के इक्वल होनी चाहिए। ओवरऑल हम इसको प्रोबेबिलिटी माने तो हम ये कहेंगे इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, कि साई वेव फंक्शन के कहीं ना कहीं पाए जाने की प्रोबेबिलिटी तो होगी। अगर वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। स्पेस में कहीं पर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक अगर मैं बाउंड कर दूं कि पार्टिकल इस रूम में है, तब हम ये कहेंगे कि इसकी इस रूम में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है और बाहर क्या होगी, 0 होगी। तो वैसे ही साई साई स्टार डीवी 1 होना चाहिए। स्पेस में कहीं भी जनरल इक्वेशंस हम लिखेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ये इसकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी कहलाती है, यानी कि प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध भी कहलाता है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कह लो या प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध कह लो इसको, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कण के कहीं भी पाए जाने की प्रायिकता 1 होती है, ठीक है। अब हम ये कहेंगे कि अगर हम ऐसा कहें कि साई का जो केवल जो साई का जो मान है, इसमें चाहे आप फिजिकल मीनिंग ऑफ साई है, अगर आपको अलग से ये पूछा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन, तो भी आप यही लिखोगे, ठीक है। या फिर पूछते हैं कि एडमिसिबल कंडीशन,
एडमिसिबल कंडीशन फॉर द साई, साई के लिए एडमिसिबल कंडीशन क्या होना चाहिए? पहला तो ये सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड का मतलब एकल मानी होनी चाहिए कि साई का एक ही मान होना चाहिए। अब आपको पता है अगर एक मान नहीं होता, एक मान नहीं होने के कारण उसकी प्रोबेबिलिटी भी हर जगह पे अलग अलग हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए साई क्या होना चाहिए? सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, यानी हर एक पॉइंट पर, स्पेस के हर एक पॉइंट पर सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। अगर ये सिंगल वैल्यूड नहीं होता तो हर पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी डिफरेंट आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। सेकंड, साई शुड बी फाइनाइट एट एवरी पॉइंट। साई का मान है परिमित होना चाहिए। अगर साई अनंत हो गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी अनंत हो जाएगी। कण के पाए जाने की प्रायिकता अनंत होगी तो आप उसको डिस्क्राइब कैसे करोगे? आप फाइंड ही नहीं कर सकते कभी भी कि कण कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए साई सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, साई फाइनाइट होना चाहिए, और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो भी क्या होने चाहिए? फाइनाइट होने चाहिए। और साई और इसके डेरिवेटिव डेल साई बाय डेल एक्स, डेल साई बाय डेल वाई एंड डेल साई बाय डेल जेड, इट शुड बी कंटिन्यूस। ये क्या होने चाहिए? साई कंटिन्यूस होना चाहिए, और फर्दर इसके डेरिवेटिव भी सतत होने चाहिए, यानी कि कंटिन्यूस होने चाहिए। अगर कंटिन्यूस नहीं होते, अगर ये कंटिन्यूस नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी वैल्यू भी इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसके डेरिवेटिव भी डिसकंटिन्यूस होने का मतलब फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। सो तो वेव फंक्शन और उसके जो डेरिवेटिव हैं वो कंटिन्यूस होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए। और इसकी जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमने लिखी है कि साई साई स्टार 1 होगा। अगर ये 0 होता है तो इसे ऑर्थोगोनल कंडीशन बोला जाता है, यानी लांबिक प्रतिबंध बोला जाता है। ठीक है, तो साई नॉर्मलाइज होगा, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? स्थिति प्रायिकता घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट थिंग कि जो तरंग फलन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का पालन करते हैं उन्हें स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन कहा जाता है। जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का पालन करते हैं उन्हें बोला जाता है स्क्वायर इंटीग्रेबल। नॉर्मलाइजेशन का उनको हम बोलते हैं स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन। ठीक है, यानी कि वर्ग समाकलनीय फलन। और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के लिए एक प्रतिबंध और होता है, वो ये होता है कि साई की जो वैल्यू है x इक्वल्स टू प्लस माइनस इनफाइनाइट, या y इक्वल्स टू प्लस माइनस इनफाइनाइट, z इक्वल्स टू प्लस माइनस इनफाइनाइट, यानी अनंत पर साई का मान 0 हो जाना चाहिए। अनंत पर साई का मान 0 होगा तभी इसकी जो वैल्यू है साई स्क्वायर डीवी की वैल्यू फाइनाइट आ सकेगी, अदरवाइज ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये है फिजिकल मीनिंग ऑफ द साई और प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन, या फिर साई की क्या एडमिसिबल कंडीशन होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी, करंट डेंसिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता, धारा घनत्व एंड प्रायिकता संरक्षण। ठीक है, कोई भी कण है, मान लो इसका m द्रव्यमान है, v क्षेत्र में गति कर रहा है, v इसकी स्थितिज ऊर्जा है, v क्षेत्र में गति कर रहा है, तो उसके लिए इसका प्रायिकता धारा घनत्व का जो सूत्र है वो देते हैं माइनस का आयोटा h कट बाई 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। प्रायिकता धारा घनत्व इसका डेरिवेशन है जो आता है एग्जाम में। तो प्रायिकता धारा घनत्व ऐसे लिखते हैं, S इक्वल्स टू होता है माइनस आई होता है h कट बाई 2m इंटू साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। तो मान लिया हमने जो कण है वो जिसका द्रव्यमान m है वो v क्षेत्र में गतिशील है, तो उसके लिए प्रायिकता धारा घनत्व इस सूत्र से दिया जाता है। तो ऐसे कण के लिए ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है कि S ये होता है। ठीक है, अब इसके लिए हमने माना कि जो श्रोडिंगर समीकरण है टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट यानी कि काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण हम क्या लिखते हैं? माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल टी।
ये समय आश्रित श्रोडिंगर समीकरण है, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल टी। अब इसका हम ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यानी कि सम्मिश्र संयुग्मी। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यानी कि सम्मिश्र संयुग्मी लेने पर, सम्मिश्र संयुग्मी इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लोगे तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर साई स्टार, डेरिवेशन है इसमें और कुछ भी नहीं, डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी, साई की जगह क्या लिख देना है आपको, साई स्टार लिख देना है, कॉम्प्लेक्स लेंगे तो, और जहाँ आयोटा है वहां माइनस आयोटा कर दो, साई की जगह साई स्टार कर दो और जहाँ आयोटा है वहां माइनस आयोटा कर दो, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई स्टार ओवर में डेल टी। ये इक्वेशन हो गई, ये हमने लिखी थी, तो हमें प्रूफ करनी है, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट को तो मल्टीप्लाई करो साई स्टार से लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो साई से। तो इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो साई स्टार से, लेफ्ट हैंड साइड करना है, तो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ साई स्टार आप लिख दोगे, इधर साई स्टार से मल्टीप्लाई कर दिया तो डेल स्क्वायर साई ओवर में डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई स्टार साई लेफ्ट साइड की है इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल साई स्टार ओवर में डेल टी, और इक्वेशन डेल साई ओवर डेल टी, डेल साई ओवर डेल टी साई स्टार से मल्टीप्लाई किया आयोटा एच कट साई स्टार। तो इक्वेशन फर्स्ट चेक करो, साई स्टार से मल्टीप्लाई किया, यहाँ साई स्टार लगा दिया, ये साई स्टार हो गया और यहाँ भी साई स्टार आ गया। अब इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करो साई से लेफ्ट हैंड साइड ही, तो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m, ये हो गया साई डेल स्क्वायर साई स्टार ओवर में डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई साई स्टार इक्वल्स टू साई से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस आयोटा एच कट डेल साई स्टार ओवर में डेल टी, डेल साई स्टार ओवर में डेल टी, और साई से मल्टीप्लाई किया सेकंड को भी, ठीक है। अब ये जो कैलकुलेशन है, अब यहाँ रिजल्ट हमने लिखा है 3 डायमेंशन में, तो ये सारी कैलकुलेशन आप 1 डायमेंशन में भी कर सकते हो, लास्ट में फॉर्मूला 3 डायमेंशन में लिख दो, 1 डायमेंशन में डेल साई बाय डेल एक्स आ जाएगा, 3 डायमेंशन में यहाँ पे क्या कर दोगे, डेल साई बाय डेल ही रहने दोगे, ठीक है। और 1 डायमेंशन में होता तो डेल साई की जगह डेल साई बाय डेल एक्स लिख देते, ठीक है। तो वो आपकी इच्छा है, चाहे 1 डायमेंशन में कर दो चाहे 3 डायमेंशन में कर दो। 1 डायमेंशन में करते हैं तो आपको इसी वे से कैलकुलेशन करनी है, 3 डायमेंशन में करते हो तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दोगे, यहाँ पे क्या कर दोगे, डेल स्क्वायर साई कर दो, किसी में भी कर लो कैलकुलेशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ डेल स्क्वायर लाप्लासियन ऑपरेटर आ जाएगा, बस इतना सा फर्क पड़ेगा, यहाँ पे भी ये लाप्लासियन ऑपरेटर हो जाएगा। तो चाहे तो जैसे पहले लिखा है वैसे रहने दो, और चाहे इसे 3 डायमेंशन में सोल्व कर दो, इक्वेशन में आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, दोनों ही वे से निकाल सकते हो, ठीक है, जैसे आप चाहो। तो फर्स्ट को साई स्टार से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड को साई कर दिया, चाहे तो 1 डायमेंशन में लिखा रहने दो चाहे 3 डायमेंशन में लिख लो। अब क्या होगा, इसको यहाँ पे ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, सॉरी, ये इक्वेशन होगी थर्ड, ये इक्वेशन हो गई फोर्थ, ठीक है। अब इक्वेशन थर्ड माइनस करो इक्वेशन फोर्थ, साई साई स्टार इक्वल होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है साई स्टार साई के, तो ये जो टर्म है ये माइनस करने पर कैंसिल आउट हो जाएगी, ये टर्म कैंसिल आउट होगी, तो बचा क्या यहाँ पे, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m, ये हो गया साई स्टार डेल स्क्वायर साई, और ये हो जाएगा प्लस का साई डेल स्क्वायर साई स्टार, माइनस किया, ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m तो बाहर ही ले लिया, माइनस करोगे तो इसमें से ये माइनस हो रही है तो यहाँ माइनस का साइन आ गया, और यहाँ ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, आयोटा एच कट कॉमन ले लो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो डेल बाय डेल टी साई साई स्टार, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे एक बार यूवी मेथड से, सॉरी,
तो साई बाहर लिया तो डेल साई स्टार बाय डेल टी आ गया, फिर साई स्टार बाहर लिया तो डेल साई बाय डेल टी हो गया। दोनों को ऐड करोगे तो इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, तो इसको लिख लोगे आयोटा एच कट डेल पी बाय डेल टी। अब ये जो इक्वेशन आई है इसको आगे हम सोल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन क्या होगी, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ होगा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m। डेल्स की प्रॉपर्टी होती है, ये आपने मैकेनिक्स में पढ़ी हुई है। इस डेल को अगर आप बाहर ले लोगे तो डेल डॉट बन जाएगा। यहाँ लिखोगे डेल साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ये मैकेनिक्स में आपने ट्रिपल प्रोडक्ट में भी ये प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। तो आप सिंपली ध्यान रख लो कि साई स्क्वायर डेल स्क्वायर था तो एक डेल बाहर ले लिया, ठीक है। इक्वल्स टू क्या आ गया, आयोटा एच कट डेल पी बाय डेल टी। अब इस आयोटा एच कट को यहाँ डिवाइड कर दो इस इक्वेशन से, तो डेल पी बाय डेल टी किसके इक्वल आ गया, माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m इंटू आयोटा एच कट, और ये हो जाएगा डेल साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। और इसको आप लिख सकते हो डेल पी बाय डेल टी इक्वल्स टू माइनस एच कट से एच कट कैंसिल आउट, माइनस का एच कट अपॉन में 2 आयोटा m साई डेल स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो क्या इक्वेशन बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो ये हो जाएगा डेल पी बाई डेल टी प्लस एच कट ओवर में 2 आयोटा m डेल साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, ठीक है। अब ये जो टर्म आई है आपके पास एच कट ओवर में 2 आयोटा m डेल, इसको अंदर ले जाओगे तो ये इक्वेशन को आप यूं लिख सकते हो, ये तो कांस्टेंट है तो डेल के अंदर ले ही जा सकते हो, एच क्रॉस ओवर में 2 आयोटा m, ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ऐसे लिखते हैं। तो डेल पी बाई डेल टी प्लस डेल डॉट एस, डॉट चल ही रहा था, इक्वल्स टू क्या आ गया 0, डेल डॉट ही लिखा था यहाँ पे तो डॉट एज इट इज चल रहा है, यहाँ डॉट था, ये भी डॉट ये भी डॉट, तो डेल पी बाई डेल टी प्लस डेल डॉट एस इक्वल्स टू 0। एस कहलाती है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी यानी प्रायिकता धारा घनत्व। तो इस इक्वेशन को जब इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे एस की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, एच क्रॉस बाई 2 आयोटा m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, और अगर आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे तो माइनस आयोटा एच कट बाई 2m, जो इस फॉर्मेट में लिखा था हमने ऐसा भी इसे लिखा जा सकता है, ठीक है। ये तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, और ये जो इक्वेशन है ये कहलाती है कंटिन्यूटी इक्वेशन यानी कि सातत्य समीकरण। प्रायिकता घनत्व के लिए सातत्य समीकरण कौन सी होती है, जैसे हम चार्ज में निकालते थे ना कंटिन्यूटी, तो वहां लिखते थे हम डेल रो बाय डेल टी, जहाँ पे रो चार्ज डेंसिटी होती थी, ठीक है। डेल रो बाय डेल टी प्लस डेल डॉट जे इक्वल्स टू 0, जे करंट डेंसिटी थी, तो उसी से ही आई है कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन यानी सातत्य समीकरण, और यही इक्वेशन प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन को भी बताती है, प्रायिकता संरक्षण को भी बताती है। कैसे, ये आपने इक्वेशन लिखी है डेल पी बाई डेल टी प्लस डेल डॉट एस इक्वल्स टू 0, या फिर आप लिख सकते हो डेल पी बाई डेल टी इक्वल्स टू माइनस डेल डॉट एस। कुछ भी नहीं करना आपको, इसको इंटीग्रेशन कर देना है ओवर द वॉल्यूम इंटीग्रल, इंटीग्रेशन कर दिया। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करते हुए वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करोगे तो ये एस वेक्टर डॉट एन कैप डी आ जाएगा। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये कहती है ना सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम में कन्वर्ट किया जा सकता है,
तो यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करते हुए हमने वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लिया, आयतन समाकल को पृष्ठ समाकल में परिवर्तित कर लिया। तो ये आ गया डेल बाई डेल टी पी डीवी। अब अगर मैं साई की बात करूं ओवर द सरफेस यानी कि कंप्लीट सरफेस पे, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो डेल बाय डेल टी पी डी वी क्या हो गया, जीरो। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कांस्टेंट। प्रायिकता क्या रहती है, संरक्षित रहती है, यही प्रायिकता संरक्षण का नियम है। तो ये हमने पढ़ा प्रायिकता धारा घनत्व। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर की एप्लीकेशन, और उससे पहले हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। पहले ऑपरेटर्स करके फिर एप्लीकेशंस पे आएंगे।